नमस्कार विद्यार्थियों अतिसार या डायरिया ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर की जो पाचन तंत्र होता है, पाचन संस्थान होता है, उसमें गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती है, जिससे जो मल होता है वह ज्यादा मात्रा में निकलता है और कुछ शरीर के अंदर जो पाचन होता है वह तीव्र गति से होता है और जितना भोजन लिया जाता है उतना भोजन शरीर से तुरंत बाहर आ जाता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि अतिसार एक ऐसी बीमारी है जो पाचन तंत्र से संबंधित होती है और पाचन तंत्र के साथ में ही इसमें मल जो होता है वह शुरुआत जब इसकी होती है तब मल थोड़ा सा सेमी लिक्विड सा होता है और जब इसकी तीव्रता हो जाती है तब मल पूरी तरीके से लिक्विड रूप में और निकलता है शरीर से बाहर और इसमें पेट में दर्द, पेट में मरोड़े ज्यादा उत्पन्न होने लग जाती है। इसके कई प्रकार होते हैं। पहला है दैहिक और दूसरा है क्रियात्मक। दैहिक प्रकार वो होता है जो कि देह से संबंधित होता है, जिसमें पाचन तंत्र में किसी तरह की गड़बड़ हो जाती है, पाचन संबंधी कोई बीमारी हो जाती है, तब जाके जो अतिसार होता है उसे हम बोलते हैं दैहिक। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियात्मक की। आपने देखा होगा, ये सुना होगा कई बार हमें कुछ चिंता लग जाती है, जैसे आपका रिजल्ट आने वाला होता है, तब जो पेट में दर्द होके आपको बाहर बार बार पॉटी जाना पड़ता है, मल निकलता है शरीर से, तो वो मानसिक तनाव के कारण जो होता है, इस तरह के जो शरीर में अतिसार या डायरिया उत्पन्न होता है, तब इसको बोलते हैं क्रियात्मक। नाम से ही इंडिकेट है ना। दैहिक मतलब शरीर में पाचन तंत्र से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, और क्रियात्मक में जब हमारे शरीर में मानसिक तनाव उत्पन्न हो जाता है और ये मानसिक तनाव दूर होते ही या हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब ये जो डायरिया है ये अपने आप दूर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लघु डायरिया और तीव्र डायरिया। लघु मतलब इसका इंडिकेशन है टाइम पीरियड के लिए, पर्टिकुलर किसी टाइम पीरियड के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए यदि आपको डायरिया हो जाता है, तब क्योंकि टाइम पीरियड कम होता है, तब इस प्रकार के अतिसार को लघु अतिसार कहते हैं। और एक्यूट आपकी जब या एक्यूट कहते हैं। ठीक है, जब हम तीव्रता की बात करते हैं तो आपका जो तीव्र अतिसार वह अतिसार होता है जिसमें कि अतिसार की तीव्रता हो जाती है। एक तो तीव्र होता है मतलब तेज होता है, दिन में 5, 6, 7, 8 बार मल शरीर से बाहर निकलता है, साथ ही में इसमें जो टाइम पीरियड होता है वह भी काफी लंबा होता है। चूंकि टाइम पीरियड काफी लंबा होता है इसलिए बोलते हैं तीव्र अतिसार। अब डायरिया हुआ है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य रहा होगा, चाहे पाचन तंत्र की प्रॉब्लम आ रही है या आपको किसी मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है, तो कोई ना कोई आपको किसी के पीछे कोई कारण रहा होगा। मानसिक तनाव का तो हम एक अलग रूप ले लेते हैं, परंतु यदि आपको दैहिक हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है, इसके हम कारण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहला है सड़ी गली सब्जियां। कई बार क्या होता है कि हम घर में तो हमेशा अक्सर ध्यान रखते ही है, नो डाउट, पर हम मैरिजेस में गए, बर्थडे पार्टीज में गए, होटल्स में गए, तो गलती से गंदी सब्जियां, सड़ी गली सब्जियां का उपयोग में आ जाती है और उन सड़ी गली सब्जियों को हम खा लेते हैं। खाने के कारण से वह पाचन तंत्र में, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, ये कीटाणु और जीवाणु हमारे पाचन तंत्र में जाके गड़बड़ करते हैं और इसी कारण से डायरिया होता है। नेक्स्ट है बासी भोजन। कई बार क्या होता है बच्चों, बासी भोजन खाना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु कई बार क्या होता है बासी भोजन खराब हो जाता है, सड़ जाता है ना, और सड़ने के कारण या उसके अंदर जीवाणु, या हमें मालूम नहीं पड़ पाता कि बासी भोजन सड़ गया है, हम उसको खा लेते हैं। उस बासी भोजन में जो कीटाणु जीवाणु की मात्रा ज्यादा होती है, कीटाणु और जीवाणु की मात्रा ज्यादा होती है, तब ये हमारे शरीर में जाके रोग उत्पन्न करते हैं। कीटाणु ये तो हम आपको देख ही रहे हैं, चाहे बासी भोजन हो चाहे सड़ी गली भोजन हो, कई बार कई ऐसे कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, चाहे अनचाहे। आपने चाहे बासी भोजन ना खाया हो, चाहे सड़ी गली सब्जियां ना खाई हो, तो भी है ना, तो भी आपके शरीर के अंदर कई बार कई कीटाणु इस तरीके से प्रवेश कर जाते हैं, जैसे आपने नाखून ना काटे हो, नाखून के अंदर कीटाणु लगे हो, वो हमने खाना खाया, भोजन करने के बाद हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गए, हमने गंदी जगह हाथ लगाया और फिर हमने बिना हाथ धोए खाना खा लिया, तो कीटाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के बाद में वह डायरिया का रूप ले सकते हैं। रासायनिक भोजन,
कई बार केमिकल्स डलते हैं, आपने देखा होगा केमिकल्स जो होते हैं एक लिमिट तक हम यूज कर सकते हैं भोजन में, इसके बाद वो वर्जित होते हैं क्योंकि वो शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, आप कलर, फूड कलरिंग की बात करें हम, तो फूड कलर एक लिमिट तक यूज कर सकते हैं आप, उसके बाद वो प्रोहिबिटेड है, सरकार के द्वारा भी मना किया जाता है कि आप इस लेवल तक आप इसको यूज करते हैं कलर्स को, और उसके बाद आप यूज ना करें। परंतु फिर भी वो केमिकल्स हम यूज कर लेते हैं, जैसे हम एग्जांपल दें, मिलावट होती है, मिर्ची में रंग मिला दिया जाता है, हल्दी में रंग मिला दिया जाता है, और हम उसको भरपूर उपयोग में लेते हैं। सब्जी में तो मसाले डालेंगे ही हम। अब आपने उसको भरपूर उपयोग में लिया तो आपको ये जो तीव्र अतिसार वाला रोग है वह अतिसार का रोग हो सकता है। कारण क्या है कि हम केमिकल युक्त भोजन कर रहे होते हैं ना, जैसे सब्जियां आपने यूज करी, सब्जियों में केमिकल्स डल गए। ठीक है, अब सब्जियों में आपको पता है केमिकल्स डले हुए होते हैं, उसको बिना धोए आपने उपयोग में ले लिया है, तो हो सकता है केमिकल आपके शरीर के अंदर चल प्रवेश कर जाए और शरीर के अंदर आपका शरीर इतना संक्रमण को रोकने के लिए लायक ना हो और अतिसार का रोग हो सकता है। रक्त में अधिक यूरिया कभी चला जाता है तब भी अतिसार होता है, कारण यूरिया केमिकल्स का भी एक मुख्य कारण है। ठीक है, नेक्स्ट हम बताएं उपापचय का असंतुलन। शरीर में किसी भी कारण से XYZ किसी भी कारण से यदि उपापचय का असंतुलन हो जाता है तब भी क्या होता है, अतिसार या डायरिया का रोग हो जाता है। अब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक बात अलग है। बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट, आप चूंकि आप बीइंग ए होम साइंटिस्ट, आप क्योंकि फूड से न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं, तो हम इसका हमारी तरफ से घरेलू उपचार, या जिसे हम कहते हैं हमारी तरफ से जो भोज्य पद्धति के द्वारा उपचार किया जाता है, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन दिया जाता है, हम उस न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखेंगे। डॉक्टर्स को दिखाना हम दिखाएंगे रोगी को, परंतु हमारी तरफ से हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन भी देते हैं उसको। थेरेपेटिक न्यूट्रिशन किस तरह से दिया जाता है? सबसे पहले होता है कि जो भी रोगी होता है उसको तरल पदार्थ अधिक मात्रा में दिया जाता है ताकि पाचन संस्थान को कार्य कम करना पड़े। क्या होता है बच्चों कि कोई भी अंग होता है ना, उस अंग में रोग लगा हुआ है ना। हम बात कर रहे हैं डायरिया की, तो अतिसार में जो होता है वो किससे संबंधित है? पाचन तंत्र से संबंधित है। हमें पाचन तंत्र को आराम देना है, हमें पाचन तंत्र को क्या करना है? रेस्ट देना है। अब चूंकि हमें पाचन तंत्र को रेस्ट देना है, तो हमें यदि सॉलिड भोजन अगर रोगी को दे दिया जाएगा तो पाचन तंत्र तो अपना उतना ही काम कर रहा है। आप बीमार होते हैं, बीमार होने के पश्चात आप क्या करते हैं? कुछ समय तक रेस्ट करते हैं बिस्तर पे, फिर आप अपने आप ठीक हो जाते हैं ना। तो इसी तरीके से जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र को आपको क्या करना है? आराम देना है। अगर आप सॉलिड फूड देंगे, जैसे आप लेते आए हैं फूड देंगे, तो पाचन तंत्र को आराम नहीं मिलेगा। इस परिस्थिति में जो तरल पदार्थ का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना है। इसमें जो सोडियम की मात्रा होती है वह कम हो जाती है। ठीक है, अतिसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो सोडियम की मात्रा होती है वह कम हो जाती है। सोडियम की मात्रा कम होने से ही बहुत ज्यादा मात्रा में कमजोरी का अनुभव होने लग जाता है, और सोडियम की मात्रा से कम होने से डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे असर आता है ना। अब सोडियम की मात्रा कम हो रही, डायरेक्ट नर्वस सिस्टम पे असर आ रहा है। इस परिस्थिति से बचाव हेतु क्या करना चाहिए? नमक और शक्कर का घोल देना चाहिए। 1 चम्मच शक्कर, कुछ मात्रा में नमक, ये डाल के आप रोगी को हर कुछ समय के लिए आप उसको पिलाते रहें। थोड़ा सिप उसको पिलाते रहे, जिससे कम से कम सोडियम की कमी शरीर के अंदर नहीं होगी, जो कि नर्वस सिस्टम को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। फिर हम बात करते हैं जब अतिसार नियंत्रण में आ जाए। ठीक है, अंडरलाइन कर लेते हैं हम, जब अतिसार जो होता है वह नियंत्रण में आ जाए तब वसा रहित दूध देना चाहिए। वसा रहित दूध क्यों देना चाहिए? क्योंकि जो वसा है उसके डाइजेशन में टाइम लगता है। पाचन तंत्र को वसा को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। उस समय इसलिए होता है कि उसको डाइजेशन में कुछ जो कार्य ज्यादा करना पड़ता है पाचन तंत्र को। अब जैसे कि हम बात करते हैं, एग्जांपल लेंगे, हम घी की, तेल की चीजें खाते हैं तो आपका पेट काफी लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है ना। तो यही आपको इसलिए ही जब अतिसार नियंत्रण में आ जाता है तब वसा रहित दूध का उपयोग करना चाहिए। और जब अतिसार नियंत्रण में आ जाए, पहले तो आप तरल पदार्थ का उपयोग करें, तरल पदार्थ से फिर हम अर्ध तरल पदार्थ पाते हैं। अब अर्ध तरल पदार्थ क्या होते हैं? जैसे जो दाल का पानी है, खिचड़ी है, खिचड़ी भी
जो बनाई जाती है वह काफी पतली पतली सी बनाई जाती है, इसलिए अर्ध तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं। दही है, छाछ है, दाल है, डबल रोटी, इस तरह की जो वस्तु है उसका प्रयोग करते हैं, जिसको खाने के पश्चात जो पाचन तंत्र की प्रणाली है उसको ज्यादा कार्य नहीं करना पड़े, तो वह अपना रेस्ट करके उनके जो कीटाणु होते हैं उनका भक्षण करके वो अपने आप स्वस्थ हो सके। क्योंकि हम थेरेपेटिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं तो हम पोषक तत्वों की बात करना हमारे लिए स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है। कोई भी हम रोग लेते हैं बच्चों तो उसमें निश्चित होता है कि ऊर्जा की कमी तो हमारे शरीर में हो ही जाती है, कैलोरी की आवश्यकता हमें महसूस होती रहती है। तो इस समय 45 किलो कैलोरी पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से देनी चाहिए एक्स्ट्रा, है ना। जितनी भी डाइट टेबल में आपकी लिखी हुई होती है किलो कैलोरीज, उस रोगी के लिए जिस आयु वर्ग का है, जिस लिंग का है व्यक्ति, उस रोगी को उसके हिसाब से 45 किलो कैलोरी उस वजन के हिसाब से ज्यादा देनी चाहिए। प्रोटीन क्या होता है बच्चों, इसमें प्रोटीन का अवशोषण होता है ना, अतिसार के टाइम पे वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब चूंकि प्रोटीन तो शरीर को चाहिए ही चाहिए होता है, तुम्हारे शरीर में रोग है तो वह टूट फूट तो कर ही रहा है हमारे शरीर में, ये बात तो निश्चित है। अब चूंकि वह रोग है और वह रोग टूट फूट कर रहा है हमारे शरीर के अंदर, इस कारण से उसमें क्या होता है, अवशोषण की तो कमी हो रही होती है प्रोटीन की। अब प्रोटीन के अवशोषण की कमी हो रही होती है तो इसको दूर करने के लिए 100 ग्राम अतिरिक्त वयस्कों में, ठीक है, बड़ों में, वयस्कों में 100 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन को अवश्य देना चाहिए। वसा यानी कि हम बात करते हैं घी और तेल की, ये बिल्कुल मिनिमम करने चाहिए। क्यों मिनिमम करने चाहिए? क्योंकि किसकी बीमारी है ये? पाचन तंत्र की बीमारी है, और वसा को बचाने के लिए जैसे हमने अभी आपको बताया था कुछ समय अधिक लगता है, पाचन तंत्र को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, और हमें पाचन तंत्र को क्या करना है, रेस्ट देना है। इस कारण से वसा की मात्रा मिनिमम या बहुत कम, आवश्यक हो तो देनी चाहिए, नहीं तो वसा की मात्रा नहीं देनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट में जो रेशेदार कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रेशेदार भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वह हमारी पाचन प्रणाली को इंक्रीज करता है, वो क्रमाकुंचन गति जो होती है उसको इंक्रीज करता है। यहाँ पे ऑलरेडी ही क्रमाकुंचन जो गति है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है ना। अब जो क्रमाकुंचन गति जो इंक्रीज हो रही है, तो आप यदि उसको कम रेशेदार भोजन देंगे या बिना रेशेदार भोजन देंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है उस वो ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए सक्षम हो सकेगा। इसलिए कार्बोहाइड्रेट देने चाहिए, परंतु उसके अंदर रेशेदार जो कार्बोहाइड्रेट्स है वह नहीं देने चाहिए। विटामिन में विटामिन सी और विटामिन बी ग्रुप होता है, वह विटामिन दोनों की कमी हो जाती है। अब विटामिन सी के लिए तो हमें क्या करते हैं, हम जो नींबू पानी होता है वो ज्यादा की ज्यादा से मात्रा में देते हैं। तो विटामिन सी और विटामिन बी का जो ग्रुप होता है दोनों की कमी होने लग जाती है। विटामिन बी के लिए जनरली डॉक्टर्स जो होते हैं वो बी कॉम्प्लेक्स की गोलियां देने लग जाते हैं। तो हमें इस तरह से ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन सी की कमी को हम नींबू पानी के द्वारा दूर कर सकते हैं। खनिज लवण की मात्रा को भी नो डाउट इंक्रीज कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो खनिज लवण की मात्रा भी है यह इस रोग में कम हो जाती है। अब हमने तो ये देख लिया कि हमें क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। वर्जित क्या होता है, इसमें ये होता है मसालेदार भोजन, ठीक है। जितना भी मसालेदार भोजन होता है जिसमें मिर्ची ज्यादा होती है वह भोजन हमें नहीं देना चाहिए। रेशेदार भोजन नहीं देना चाहिए। अधिक घी यानी अधिक मात्रा में जो बात करते हैं हम वसा की, वसा नहीं देने चाहिए। तला भोजन पुनः हम बात करते हैं वसा की, वह भी नहीं देना चाहिए। और आमाशय में उत्पन्न करने के लिए जो अम्ल होते हैं, है ना, ऐसे भोज्य पदार्थ जो आमाशय में अम्ल को उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थ नहीं देने चाहिए। क्यों अम्ल उत्पन्न करने वाले पदार्थ नहीं देने चाहिए? क्योंकि अगर अम्ल उत्पन्न हो रहा है तो आपका जो ये बीमारी है वह धीरे धीरे बढ़ती जाती है और यह तीव्र अतिसार में परिवर्तित हो सकती है। डायरिया में क्या होता है बच्चों, कि जो पाचन तंत्र होता है ना उसमें जो क्रमाकुंचन गति होती है वो इंक्रीज हो जाती है ना। और जैसे ही क्रमाकुंचन गति जो इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीज होने के कारण जो पाचन तंत्र होता है उसमें प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, और जितना भोजन पचना चाहिए,
है ना, जितना हमारे शरीर को जरूरत होती है, जितना हमारे शरीर भोजन को पचा पाता है, उतना भोजन शरीर हमारे भोजन को पचाता नहीं है। पाचन तंत्र में प्रॉब्लम्स होने के कारण से भोजन अच्छी तरीके से अवशोषण भी नहीं हो पाता है, न भोजन पच पाता है, न भोजन अवशोषित होता है, और जो भोजन है वह कम पचा हुआ भोजन शरीर से बार बार बाहर मल के रूप में निकलता है, और अधिक प्रॉब्लम होने पर यह लिक्विड रूप में भी मल के रूप में बाहर निकलना चालू कर देता है, जो कि कमजोरी शरीर के अंदर ज्यादा दे जाता है। अतः थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के द्वारा आप इसको आसानी से दूर कर सकते हैं।